दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 ये एक अजीब सी पहेली बन गई है आजकल स्टूडेंट्स के लिए। इतने क्वेश्चन दिन भर में पूछे जाते हैं, चाहे व्हाट्सएप, एफबी या इंस्टाग्राम, सभी पेजों पे इतने मैसेजेस भरे हुए हैं कि सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मजबूरन आपके सभी सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आपके जितने भी डाउट्स हैं, उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सवाल तो यही है जो सबसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या इस बार एग्ज़ाम होगा। सबको यही डाउट है, क्या इस बार एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इतना डिले हो गया। अब तक तो एडमिशन स्टार्ट हो जाता था रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि आज 21 जून है और मोस्ट प्रोबेबली हर साल 14 जून तक एग्ज़ाम और रिज़ल्ट सब कुछ हो जाता था, रिज़ल्ट भी आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आ रहा। और यही प्रॉब्लम सबके लिए बढ़ती जा रही है कि वेबसाइट पे अपडेट कुछ भी नहीं आ रहा। फिर प्रॉब्लम ये आई कि अगर अपडेट नहीं आ रहा तो हम हेल्पलाइन पे कॉल तो कर सकते हैं। आपने भी कॉल किया, मैंने भी कॉल किया, बात हुई और क्या पता चला वो आप लोगों ने भी बताया एफबी ग्रुप में, या मैंने भी आपको बताया पिछली वीडियोज़ में कि हर बार सिर्फ एक ही रिप्लाई आता है हेल्प डेस्क से, क्या कि एग्ज़ाम होने के चांसेस कम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऐसा ही बताया जाता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, कब होगा, वो सारे जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। फिर एक एक डाउट्स, जितने भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स का जवाब मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्या मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। क्योंकि अगर लोगों को लग रहा है, सभी स्टूडेंट्स को लग रहा है, उनके पेरेंट्स को लग रहा है, या फिर जैसा आपको बताया जा रहा है कॉल पे, जब आप कॉल करेंगे पूसा पॉलिटेक्निक में, तो वो आपको यही बोलेंगे कि अभी एग्ज़ाम होना मुश्किल है, एग्ज़ाम जो होगा वो अब इस बार नहीं हो पाएगा। एडमिशन जो होगा किस बेस पे होगा, मार्क्स के बेस पे होगा। तो मार्क्स के आधार पे एडमिशन होगा कैसे, बहुत सारे प्रॉब्लम, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। टेस्ट 1 जो है 10th बेस पे है, और बाकी जो लेवल है टेस्ट 2, 3, 4 वो जो है या तो 12th बेस पे या 10+ ITI के बेस पे है। तो ITI के भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, ये भी प्रॉब्लम्स है। तो इन सब का डिसीजन लेने में, इन सब के पूरा एक प्रोविज़न बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ, अपना आइडिया लेके बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम होने के चांसेस 40% चांस ही बचे हैं अब बस। वो भी किस बेस पे लोग कराते हैं एग्ज़ाम, अगर होता है तो वो भी देखने वाली बात होगी। और जिसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही मिलेगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जून एंड होने वाला है। जून एंड होते होते नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। रीज़न क्या, क्योंकि देखो CBSE के एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, CBSE के 10th के एग्ज़ाम्स भी बचे हुए हैं, 12th के एग्ज़ाम्स भी बचे हुए हैं। और दिल्ली में तो आपको पता है 10th में पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सभी 10th के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट बचे हुए, ऑलमोस्ट पेपर्स बचे हुए वहाँ पे। 12th के एग्ज़ाम्स भी बचे ऑल ओवर इंडिया में। कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई है, स्पेशली दिल्ली में और मुंबई में, महाराष्ट्र में, और इवन कह सकते हो पूरे देश में ही, कि एग्ज़ाम्स कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि CBSE के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल करने की बात चल रही है। CBSE के एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, पोस्टपोन्ड या मतलब सस्पेंड हो सकते हैं, एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। और बिना एग्ज़ाम के ही आपके जो ऐसे 1 में मार्क्स या स्कूल में जो भी एक्टिविटी थी, इंटरनल बेसिस पे आपको पास किया जाएगा, उसके आधार पे मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि ऐसे प्रोविज़न भी आए कि अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको बाद में जब सिचुएशन थोड़ी सही होती है तो एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। वो अलग से पेपर अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स बढ़ा सकता है। तो ये प्रोविजंस आने वाले हैं, जिसका 1 से 2 दिन में डिसीजन आ जाएगा CBSE का। CBSE का जैसे ही डिसीजन आएगा, उसके बाद आप समझ सकते हो कि दिल्ली पॉलिटेक्निक का भी डिसीजन कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि सब कुछ CBSE पे ही टिका हुआ है। CBSE के एग्ज़ाम जब तक नहीं होंगे, उसके आधार पे ही तो सब कुछ होना है। अगर आप एडमिशन भी लोगे तो 10th के या 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लोगे ना, तो सब कुछ सारा वहीं टिका हुआ है। वो जैसे ही डिसीजन आएगा कि क्या होगा, उसके आधार पे। और CBSE का भी मैं बताऊँ अपने अनुसार, अब मेरे खुद का जो आइडिया है, उस आइडिया के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होने के चांसेस अब ना के बराबर हैं। बट अभी जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CBSE की एग्ज़ाम, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक तैयारी करनी है ना। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे हमारी सेना, इंडियन आर्मी,
हमेशा तैयार रहती है, ये नहीं सोचती कि युद्ध होगा या नहीं होगा, कब होगा युद्ध, लेकिन तैयारी हमेशा रखती है ना। उसी प्रकार आपको भी तैयारी हमेशा रखनी है, एग्ज़ाम हो ना हो। ओके, तो तैयारी बंद मत करो जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में आपने सुना होगा, कल की न्यूज़ में भी था, और डेली सुन रहे हो आप, 3000 प्लस केसेस, पॉजिटिव केसेस डेली आ रहे हैं, है ना। 50,000 प्लस केसेस हो चुके हैं दिल्ली में, अब तक क्रॉस कर चुके हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा 1 लाख यानी 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल लग रहा है। और आपको पता है स्कूल्स में, आजकल स्कूलों में चल क्या रहा है, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ बनाए जाते हैं, स्कूलों में। और इसको स्कूलों में चल क्या रहा है, या तो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ और प्रोविजन चल रहा है, कहीं राशन बांटा जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट के सामने, और इतना बड़ा रिस्क लेना इतने बच्चों के साथ ठीक नहीं रहेगा। आप भी बहुत सारे चाहते हैं जो अभी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर में है पॉलिटेक्निक में या किसी भी एग्ज़ाम्स में, वो खुद भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। तो आप सोचो, जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चा जाने की बात कर रहा है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी कैसे कराया जा सकता है। हाँ, अलग अलग स्टेट्स का, दिल्ली को छोड़ दिया है तो बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, मध्य प्रदेश, इन सब के फॉर्म्स आ चुके हैं। लेकिन क्या आपने वहाँ देखा हो कि लगातार एग्ज़ाम की डेट बढ़ रही है या फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ रही है। बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ गई। यूपी पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम डेट 19 जुलाई के आसपास में है ना। उसमें भी अभी क्लियर नहीं है कि वो उतने को ही होगा, सस्पेंस है वहाँ पे भी अभी, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बदल भी सकता है। तो अभी किसी भी स्टेट में जहाँ पे केसेस कम है वहाँ पे भी एग्जाम्स नहीं हो पा रहे कंडक्ट, बहुत मुश्किल से कोई एग्ज़ाम हो रहा है। और दिल्ली की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा इस टाइम, बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो डेंजरस सिचुएशन है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होना ना के बराबर है, मेरी तरफ से बिल्कुल ना के बराबर है। 30-40% ही चांसेस है कि कोई ऐसा डिसीजन अचानक ही आ जाए, तो अच्छी बात है। अगर एग्ज़ाम हो जाए तो सबके लिए बेस्ट है, लेकिन ये है कि सिचुएशन सही होनी चाहिए, कोरोना के बीच में जाकर एग्ज़ाम ना हो। ओके, ऐसा ना हो, सिचुएशन अगर नॉर्मल हो तो एग्ज़ाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जुलाई की जगह अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए तो भी चलेगा, डिले होके भी एग्ज़ाम हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन चांसेस कम हैं। बट यही है कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तैयारी करते रहो। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की उम्मीद कर सकते हो आप कि जून के एंड तक अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा, या फिर सीबीएसई का जैसे ही कुछ क्लैरिफिकेशन होगा, कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बाकी अगर मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा तो कैसे होगा, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, वो सारी बातें भी आपको अभी आगे बताया जाएगा। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस में, क्या आउटसाइड कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं होगा इस बार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, पूरा व्हाट्सएप भरा हुआ है मेरा। और व्हाट्सएप तो छोड़ो, एफबी तो बस भूल ही जाओ, मैसेंजर पूरा एकदम इसी मैसेज से फुल है। जो आउटसाइड कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में जो हर साल एडमिशन होता है, 85% दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व होती है, और 15%, सिर्फ 15% आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए। ओके, यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एग्ज़ाम होगा तो भी तगड़ा है, और एग्ज़ाम नहीं होता है मार्क्स के बेसिस पे, जो कि लग रहा है एक पॉसिबिलिटी कि मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि वो हेल्प डेस्क पे अगर आप कॉल करोगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। ओके, चाहो तो आप खुद कॉल करके देख सकते हो, पता कर सकते हो। अगर आपको नंबर चाहिए तो मुझसे नंबर ले सकते हो, मैं नंबर दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, और आप खुद कॉल करके बात कर सकते हो उनसे। ठीक है, तो वो तो यही कह रहे हैं, उसी के बेस पे हम आपको बता रहा हूँ एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है अब। ओके, आउटसाइड कैंडिडेट का भी एडमिशन होगा, बिल्कुल होगा, आप फिक्र मत करो। चाहे वो एग्ज़ाम होकर हो, चाहे विदाउट एग्ज़ाम हो, जैसे भी होगा एडमिशन होगा। तो आउटसाइड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। बस ये है कि कंपटीशन वहाँ बहुत ज़्यादा होगा, उनके लिए थोड़ी सी मुसीबतें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि 15% सीट्स हैं, है ना। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो आपके पास मौका होता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में परफॉर्म करके और अच्छी रैंक लेके एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर एंट्रेंस नहीं हुआ तो मार्क्स के बेसिस पे होगा, कैसे होगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद एक ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया इस टाइम कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए। बिल्कुल, ये तो सबके दिमाग में, आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, सबके। देखो, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो क्या होता है, या अगर इस बार भी होता है तो उसके लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है वो 35%, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में कम से कम 35% होने कंपलसरी है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, यूपी और बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश होती नहीं है, और होती है इंग्लिश, जो अप्लाई करते हैं इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश में उनके मार्क्स कई बार कम होते हैं, कई बार कुछ और प्रॉब्लम। तो ध्यान रखना, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, इसके लिए 35% कंपलसरी होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है,
तो भी क्या 35% मिनिमम रहेगा। तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि मिनिमम 35% ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम तो 100% है ना। तो अब इसमें ये क्या है कि कितने परसेंट मार्क्स वालों का एडमिशन होगा। तो भाई एडमिशन सबका हो सकता है, लेकिन क्या है डिपेंड करेगा कि कितने परसेंट मार्क्स वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। अगर मान लो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 80% वाले हैं तो कट ऑफ 80% के अकॉर्डिंग जाएगी। अब 80% के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी जो ट्रेड जो सबको चाहिए, है ना। देखा होगा अपने ग्रुप में जब मैंने पोस्ट किया था और पूछा था आपसे कि कौन सी ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के ये 3 ही ट्रेड का रिप्लाई था, 3-4 जो ट्रेड हैं ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो अगर मार्क्स के बेसिस पे होगा तो एडमिशन तो सबका हो सकता है, लेकिन वही है ट्रेड का थोड़ा सा ट्रेड की प्रॉब्लम आएगी, ट्रेड की दिक्कत हो सकती है। ओके, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए डिमांड ज़्यादा होती है, तो ये इनमें एडमिशन ज़्यादा परसेंटेज वालों का ही होगा। हाँ, रिजर्वेशन तो चलेगा, जो रिजर्वेशन जनरल का तो वही EWS कोटा है, OBC का है, SC ST का या जो भी है वो सारे कोटा तो वैसे एज पर जैसे चलते हैं रूल्स, वैसे एज पर रूल्स चलेंगे बिल्कुल, उसके लिए आप टेंशन मत लो। ओके, तो मार्क्स के लिए भी ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर आप पास हो 35% से ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, अगर मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा लग रही है। अभी 100% नहीं है कंफर्म, लेकिन पॉसिबिलिटी इसी की ज़्यादा है कि मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। जैसे ITI में एडमिशन होता है, सुना होगा ना आपने, ITI में एडमिशन मार्क्स के बेसिस पे। दिल्ली ITI में कैसे एडमिशन होता है कि आपके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, आप 10th के मार्क्स के बेसिस पर फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद जितने बच्चे फिल करेंगे उन सबके मार्क्स देखे जाएंगे कि भाई कितने कितने % वालों ने अप्लाई किया है। उसके बाद आपको अपनी चॉइस भी उसमें फिल करनी पड़ेगी मार्क्स के साथ साथ, वो सब मैं आपको बताऊँगा। अगर मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या होता है, जैसे ही वेबसाइट पर कुछ अपडेट आएगा। तो उसके बाद उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि मतलब ज़्यादा परसेंटेज वालों ने, जैसे सिविल है तो सिविल को कितने कितने % वाले बच्चों ने अप्लाई किया, उसके लिए चॉइस फिल किया है। अगर मान लो 80%, 70% इस तरीके से, उनके पास 20 सीटें हैं मान लो सिविल की, एग्जाम्पल के लिए 20 सीटें, वैसे तो 60+ सीटें हैं, 60+ सीटें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में और वैसे ही प्राइवेट में भी हैं। तो अगर 60 सीटें गवर्नमेंट में हैं तो उसमें अगर 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 से लेकर 70% तक के बीच में आ गए, है ना, मतलब कि मिनिमम 70% से लेके मैक्सिमम 80% या 85% वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो 60 सीटों के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो 70 से नीचे वालों को तो नहीं होगा ना एडमिशन वहाँ पे, अगर सारी सीटें फुल हो गई तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो ये तो खैर जो भी प्रॉब्लम होगी सबके साथ होगी, टेंशन अब लेके भी कुछ नहीं कर सकते। टेंशन उसी बात की लेनी चाहिए जो हमारे हाथों में हो। जैसे हमारे हाथ में क्या होता है, हम एंट्रेंस एग्जाम दे के मार्क्स बढ़ा सकते हैं, हम एग्ज़ाम दे के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स जब आ गए तो उसके बाद वो मार्क्स हमारे अंडर में नहीं होते हैं किसी के भी, है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन फिक्र रहो, आराम से एंजॉय करो और एडमिशन हो जाएगा, लास्ट तक हो जाता है, चिंता मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं भी लेते हैं, तो परसेंटेज के लिए भी ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी थोड़ा सा वेट करो ऑफिशियल अपडेट का। ओके, बस ये है आउटसाइड कैंडिडेट्स या दिल्ली कैंडिडेट्स जो भी हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। जैसे कई बार क्या होता है, आप बोलते हो कि मेरे पास रिजर्वेशन OBC है, EWS कोटा ही है, लेकिन एट अ टाइम जब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, फिर वो आपको टाइम ज़्यादा नहीं देते। 1-2 दिन का टाइम तो पिछली बार मिला भी था, बट इस बार का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी काम होगा थोड़ा जल्दी होगा एडमिशन का प्रोसेस। ओके, और ये भी ध्यान रखना एडमिशन ज़रूर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट्स है कि इस साल एडमिशन होगा ही नहीं, तो कभी भी 1 ईयर गैप नहीं किया जाएगा पॉलिटेक्निक में। 1 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे ना हो, तो एडमिशन तो होगा। ठीक है, एडमिशन कैसा होता है बस ये देखने वाली बात है, मार्क्स के बेस पे या कोई ऐसा मेथड निकाला जाता है, कोई ऐसा तरीका निकाला जाता है जिससे कि एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। ओके, बट फिर भी मैं एडवाइस दूंगा आपको कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाता तब तक तैयारी करते रहो, कम करो ज़्यादा करो लेकिन करते रहो। ओके, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और भी ये आते रहते हैं कमेंट में कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बाद में सोचते हैं कि जिनका इंजीनियरिंग फील्ड में कैरियर बनाने का मन तो था लेकिन वो बना नहीं पाए, तो वो सोचते हैं अब डिप्लोमा करके बना लेते हैं। तो उसके लिए जनरल कैटेगरी, OBC, SC ST सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है और कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है। वह बस ये ध्यान रख लो कि मिनिमम एज जो है वो 21। ओके, मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 21 साल, मैक्सिमम ये है। बाकी अपने 10th का रखा है 13 साल, 14 साल, 15 साल जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम एज बॉयज़ के लिए 21 साल जनरल कैटेगरी। ओके, लेकिन अगर OBC के लिए तो OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन होता है, 3 साल आरक्षण, तो वो कितना हो जाएगा बॉयज़ के लिए 24 साल। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें
टेस्ट 1 के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये गर्ल्स के लिए मैक्सिमम 23 साल, और गर्ल्स में अगर ओबीसी है तो 26 साल, SC ST है बॉयज़ में 26 साल और गर्ल्स में तो 28 साल। ओके, इसी तरीके से टेस्ट 2 का भी है, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ये ऑलमोस्ट या तो 12th बेस पे होता है या 10+ ITI बेस पे होता है। तो इसमें सभी में जनरल के लिए बॉयज़ के लिए मैक्सिमम एज, अपर एज लिमिट कितनी है, 24 साल। ओके, और गर्ल्स के लिए 30 साल, लेकिन ओबीसी में तो वही 3 साल का आरक्षण मिल जाएगा तो फिर 27 साल, और गर्ल्स के लिए यहाँ 30 साल। ओके, SC ST में कितना है, 29। ओके, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 35 ईयर्स। क्लियर होगा? तो ये एज लिमिट की भी आपके जो डाउट थे क्लियर हो गए। उसके बाद अब ये कुछ और डाउट्स, जो बहुत ज़्यादा डाउट्स है इसके भी काफ़ी, क्या ऑनलाइन कोचिंग अभी ज्वाइन करना सही रहेगा? कि अगर एग्ज़ाम हो भी सकता है, मान लो कि एग्ज़ाम होकर एडमिशन होता है, तो क्या ऑनलाइन कोचिंग, जो अभी बहुत सारी यूट्यूबर्स जो हैं आपको कह रहे हैं कि हमारे ऐप से कोर्स परचेज़ कर लो, 5,000 का कोर्स 2,000 में, या ऐसा कुछ जो कह रहे हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो देखो, ये अपनी चॉइस है, मैं किसी के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करूँ तो देखो, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलमोस्ट, देखो मैथ्स तो मैं करा ही रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने अभी कुछ वीडियोज़ रोक दिए हैं क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे पढ़ने में, इस वजह से। अदरवाइज बहुत सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया, इससे ज़्यादा कोई पढ़ाएगा नहीं। आप चाहे कोचिंग लेके देख लो, चाहे कुछ भी करके देख लो, जितना मैंने आपको एक चैप्टर वाइज पढ़ाया क्वेश्चन से, उतना और उस तरीके से, उस मेथड से नहीं पढ़ाएगा कोई आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। तो ऑनलाइन कोचिंग अभी ज्वाइन करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन तो अभी मिल नहीं रही, ऑनलाइन भी ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोज अवेलेबल है और ऑलमोस्ट अच्छे कंटेंट्स हैं। मैथ्स का मेरे चैनल पे मिल रहा है आपको, साइंस की भी कुछ वीडियो दी है मैंने, इंग्लिश का ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर दिया है। साइंस के लिए आप कुछ चैनल ऐसे हैं जो साइंस का पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन चैनल को फॉलो करो ना। क्योंकि देखो, ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑफलाइन एग्जाम या जो भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन तो बेसिक MCQ होते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो थ्योरी पता करने के लिए आप फिजिक्स वाला चैनल जो है, केमिस्ट्री और पूरे फिजिक्स आप वहाँ पढ़ सकते हो। इससे बेस्ट चैनल आपको क्या मिलेगा? तो फालतू के चैनल्स में आप 2,000 और 5,000 क्यों खर्च कर रहे हो? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, जब आपको फ्री में जो कंटेंट मिल रहा है अच्छा खासा, तो पैसे पे करने की ज़रूरत क्या है? पैसे पे तब करो जब हाँ आपको ज़रूरत हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कंटेंट नहीं मिल रहा, कंटेंट मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? ओके, हाँ, अलग से पर्टिकुलर चैनल को कुछ डोनेट करना चाहो तो किसी को भी, कोई भी चैनल हो आप कर सकते हो, है, आप अपना सपोर्ट देना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें कि मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होता है, अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम दोनों मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। लेकिन एग्जाम के बाद जो स्टडी होती है, पढ़ाई जो होती है दिल्ली पॉलिटेक्निक में, वो इंग्लिश मीडियम में होती है, यानी सारी किताबें इंग्लिश में होती है, हिंदी में कोई किताबें नहीं होती। इसलिए पहले से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की आदत डालो। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ के लिए ऑलमोस्ट दिल्ली में ख़त्म है, हॉस्टल्स अब नहीं मिलते बॉयज़ को। ओके, दिल्ली गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी कुछ कॉलेजों में अवेलेबल है, 3-4 कॉलेजों में बस। बॉयज़ के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म है, मान के चलो बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी दिल्ली पॉलिटेक्निक में अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? कॉलेज फीस वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, कौन से कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है, और कॉलेज फीस कितनी होती है। कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की लगभग 8,000 रुपये एक साल की, एक सेमेस्टर की नहीं, सेमेस्टर में एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन एक साल की फ़ीस होती है 8,000। ओके, जनरल कैटेगरी की। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अलग अलग कॉलेज की अलग अलग है, लगभग एवरेज 25,000 से लेकर 35,000 रुपये तक फ़ीस है। ओके, 25,000 to 35,000। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में भी एक कॉलेज है टूल एंड डाई के लिए, टूल एंड डाई के लिए जो पॉलिटेक्निक दिल्ली टूल है ना, तो वो टूल एंड डाई मेकिंग के लिए जो पॉलिटेक्निक है उसकी फ़ीस ज़्यादा है। वहाँ पे आप कोई भी 3 कोर्स है, मैकेनिकल है, टूल एंड डाई है और एक और कोर्स है, उन तीनों के लिए आप कोई सा भी ज्वाइन करोगे तो वहाँ फ़ीस लगभग 24,000 से 25,000 रुपये है। ओके, वो स्पेशल है थोड़ा सा। तो ये सारे डाउट्स आप ऑलमोस्ट आपके क्लियर होंगे। और हाँ, अगर अभी भी आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करोगे, या जैसे भी अगर बुक्स अगर आप कोई परचेज कर रहे हो या पढ़ के जिस बुक से आप पूछ रहे हो कि कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास बुक है तो आप RD शर्मा पढ़ो मैथ के लिए। कोई बुक परचेज मत करो, मेरी बुक भी परचेज मत करो, बिल्कुल मत करो। ओके, अगर RD शर्मा है तो RD शर्मा के MCQ सॉल्व करो मैथ्स के लिए। साइंस के लिए क्या करो, साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स वाले चैनल फॉलो करो, उसकी चैप्टर वाइज सारी वीडियो देख लो। ओके, बायो की वीडियो मैं दे ही रहा हूँ आपको, या फिर किसी भी चैनल से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी देखो, पढ़ो सीखो। ओके, इतना करो। उसके अलावा MCQ प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो 10th और 9th की जो बुक्स आती है उस बुक्स में भी बहुत कुछ होता है, या उसकी सपोर्ट मटेरियल पढ़ सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन है। अदरवाइज कोई भी ऐसी बुक 9th और 10th की, कोई भी ऐसी बुक 9th और 10th की जिसमें MCQ हो,
आप उससे प्रैक्टिस कर लो। पढ़ने के बाद थ्योरी क्लियर करो, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बस इतना ही। आपको कोई अलग से किसी भी और राइटर की, किसी और इंस्टीट्यूट की ऐसा कुछ बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो काफ़ी है। साइंस के लिए कुछ और अलग से ज़रूरत नहीं। हाँ, मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स का थोड़ा सा सिलेबस अब एडवांस हो गया, अपडेट हो गया है। तो वो अपडेट कहाँ से हुआ है तो मैं बताता रहा हूँ आपको। आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन आते हैं, आर.डी. शर्मा पढ़ो आप, ठीक है। और आर.डी. शर्मा में आपको ये दिक्कत आती है कि इतने क्वेश्चन है कि कौन से पढ़े और कौन से ना पढ़े, वो प्रॉब्लम आती है। तब आप ये बुक ले सकते हो जो एपेक्स कोचिंग सेंटर के द्वारा रेडी की गई। ये आप कोई कंपलसरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इसे भी छोड़ सकते हो। आप आर.डी. शर्मा पढ़ लो, बेस्ट है। लेकिन अगर उसमें छांटने प्रॉब्लम आ रही, कौन से पढ़े कौन से ना पढ़े, क्या करें, सब कुछ, तो तब आप ये ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और बहुत ही कम कीमत पे आपके लिए इसकी PDF अवेलेबल है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपका मन करे तो ही लेना, ये मैं समझना मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। ओके, लेने वालों ने बहुतों ने ये बुक ले चुके और पढ़ रहे हैं। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों के पास भी ये बुक्स हैं अवेलेबल, ध्यान रखना। जो आपके यूट्यूब पे जो है ना, जो ये पढ़ाते हैं पॉलिटेक्निक कोचिंग्स, 5 ईयर वाला कोर्स है ना, समझ रहे हो ना, उन सब के पास भी ये बुक है एपेक्स कोचिंग सेंटर की। और वहाँ से वो लोग क्वेश्चंस कवर करते हैं, थोड़ा बहुत कराते हैं। बट ये है कि इन सब का सॉल्यूशन तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो आप या तो सॉल्यूशन की वीडियो देख लो, PDF नहीं परचेज करते मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और खुद से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये बुक इंग्लिश मीडियम में है तो परचेज कर सकते हो बहुत ही कम कीमत पर, 100 रुपये से भी कम कीमत पर ये बुक अवेलेबल है आपके लिए। ओके, और अगर एग्ज़ाम हुआ, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, सिर्फ उस दिन के लिए इस पर और ऑफ़र चलेगा, उस दिन और थोड़े से आपको सस्ते में दे दी जाएगी बुक, ठीक है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी बुक से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन वही है, फालतू के पैसे वेस्ट मत करो। अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, उन चीज़ों पे पैसे खर्च करो जिस पे ज़रूरत हो। ओके, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सबकी हालत ख़राब है ना, सबकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बिगड़ी हुई है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अपडेट देता रहूँगा मैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ओवरऑल अपडेट मैं आपको बोलूँ तो इतना ही है कि एग्ज़ाम होने के चांसेस कम है, लेकिन जब तक अपडेट नहीं आता तो आप तैयारी करते रहो। ओके, बाकी अगर आपको खुद कंफर्म करना हो तो CET हेल्प डेस्क पे कॉल करके पता कर सकते हो। वो यही कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, और इतना डिले हो चुका है कि अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह गया हो, कुछ रह गया हो कुछ पूछना, तो कमेंट करके पूछ लेना।